जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों। द इंस्पायर गुरुकुल की इस डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले है वो मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कंटेंट है वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का है और आपके लिए है वो आरपीसी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसमें है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का जो सबसे पहला संगठन था देश हितैषणी सभा, उसके बारे में। महाराजा सज्जन सिंह का जो काल है, जो उदयपुर महाराणा थे, उनका जो काल है वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से उत्थान का काल माना जाता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सज्जन सिंह के काल में वो एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो इजलास खास की स्थापना हुई थी। इसी के साथ साथ है वो सज्जन सिंह के द्वारा देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई और इसकी जो स्थापना है वो 2 जुलाई 1877 को हुई है। तो पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना कि 2 जुलाई 1877 को है वो इसकी स्थापना हुई। और इसके अगर हम प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो राजपूतों में जो वैवाहिक समस्याएं थी उसको सुलझाना हेतु इसकी जो स्थापना हुई है। इसमें हम मुख्यतः ये बात करेंगे कि जो राजपूतों में जो विवाह खर्च था, यानी कि प्रतिष्ठा को देखते हुए राजपूतों के द्वारा आवश्यकता से अधिक धन खर्च किया जाता था। इसके अलावा राजपूत, ब्राह्मण और महाजन जितने भी लोग थे, इनमें है वो बहुविवाह का प्रचलन था और उस बहुविवाह के प्रचलन पर है वो प्रतिबंध भी लगाया गया कि इस संस्था के तहत कि उसको भी है वो सीमित किया जाए। और विवाह में है वो जो त्याग प्रथा थी, उस त्याग प्रथा को भी है वो सीमित करने का प्रयास की। त्याग प्रथा बेसिकली वर्तमान में है वो जिसे आप विवाह के बाद है वो जितने भी डोली, चारण, भाट और ये व्यक्ति होता है, इनको आजकल बोला जाता है सीख दी जाती है और उस समय है जो धनराशि दी जाती थी उसे त्याग बोला जाता था। यानी कि जो त्याग की राशि थी वो मुँह मांगी मांगी जाती थी इन लोगों के द्वारा और इसको है वो सीमित करने के प्रयास भी इस संस्था के तहत किए गए। अगर आपसे आरएस मेंस में भी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है देश हितैषणी सभा के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कि 2 जुलाई 1877 को महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में राजपूतों में वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने हेतु तथा बहुविवाह एवं त्याग प्रथा को सीमित करने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में जो वाल्टरकृत राजपूत हितकानी सभा है उसके बारे में। 1887 तक राजस्थान में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो थे कर्नल ब्रैडफोर्ड और ये है वो लंदन चले जाते हैं। इसके बाद जो मेवाड़ का रेजिडेंट था कर्नल वॉल्टर, इनको है वो कार्यवाहक एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में था, ये आपको पता ही है। जब कर्नल वॉल्टर है वो एजीजी बने तब इन्होंने राजपूत समाज में जितनी भी जो सामाजिक कुरीतियां थी उनके उन्मूलन के प्रयास शुरू किए। इस संबंध में उसने राजस्थान के सभी पॉलिटिकल एजेंट को एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहा गया कि प्रत्येक रियासत से एक अधिकारी, एक चारण और एक जागीरदार, इन 3 व्यक्तियों को है वो अजमेर भेजा जाए। और 9 मार्च 1888 को है वो अजमेर में एक सभा होती है और इस सभा में है वो विवाह की आयु तय करने से संबंधित और मृत्यु बोध पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित और जो त्याग की राशि थी उसको सीमित करने के प्रयास किए गए। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव थे जिनसे वो आवश्यकता से अधिक धन खर्च किया जाता है। यानी कि जो धनी राज्य था वो भी निर्धन हो रहा था और जो निर्धन लोग थे उनकी स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो रही थी। जैसे आजकल पे आप लोग देखते होंगे कि जो सामान्य लोग हैं वो भी है वो विवाह में कई बार आवश्यकता से अधिक धन खर्च कर लेते हैं और उनके बाद है वो उनका जो कर्जा है वो 1-2 साल तक उतरता ही नहीं है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि राजपूतों में भी आवश्यकता से अधिक धन को जो खर्च किया जा रहा है, उसको सीमित करने के लिए है वो वाल्टरकृत राजपूत हितकानी सभा की स्थापना हुई। इस संबंध में जब राजस्थान की सभी रियासतों को बुलाया गया, तो उसमें 3 रियासतें नहीं आई थी। पहली थी बांसवाड़ा, दूसरी थी भरतपुर और तीसरी थी धौलपुर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किन रियासतों में इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो आपको कीवर्ड्स के रूप में तो बीबीडी याद रखना है, यानी कि बांसवाड़ा, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद 22 फरवरी 1889 को है वो एक सभा का पुनः आयोजन होता है और इस सभा में हो इसका नाम है वो वाल्टरकृत राजपूत हितकानी सभा नाम दे दिया जाता है। मतलब नाम से पता चलता है कि अगर वाल्टरकृत है यानी कर्नल वॉल्टर है वो एजीजी थे और राजपूत हितकानी सभा यानी कि राजपूतों के हित को ध्यान में रखते हुए इस सभा की स्थापना हुई। तो आपको जनरली 2-3 फैक्ट याद रखने हैं कि बांसवाड़ा, भरतपुर और धौलपुर ने इस सभा में भाग नहीं लिया था। इसका कीवर्ड बीबीडी हो जाएगा। और मार्च 1888 और 22 फरवरी 1889 को अजमेर में है वो 2 बार सभा का आयोजन होता है और उसमें ये निर्णय लिए जाते हैं कि राजपूतों में जो धन खर्च किया जा रहा है वो आवश्यकता से अधिक ना हो।
जो त्याग की राशि है उसको कम किया जाए या फिर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और जो नुक्ता प्रथा यानी कि जो मृत्यु बोझ है, जिसे आजकल गंगा प्रसादी न्यात ये भी बोला जाता है, उस पर भी है वो प्रतिबंध लगाया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे देश हितैषणी सभा और वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा में क्या संबंध है। अगर हम बात करें कि जो देश हितैषणी सभा थी, उसी के अनुकरण में है वो कर्नल वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा बनी है। यानी कि जो देश हितैषणी सभा के जो नियम थे, उनमें है वो थोड़ा लचीलापन था और इस सभा में है वो उनके नियमों को कठोर किया गया। यानी देश हितैषणी सभा में तो ये कहा गया था कि जो विशेष परिस्थितियां अगर किसी व्यक्ति की बनती है, तो उसमें है वो बहुविवाह कर सकता है। और वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा में ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति बहुविवाह नहीं कर सकता है। और देश हितैषणी सभा में है वो जो विवाह की आयु भी तय नहीं की गई थी। और वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा में लड़के और लड़की की जो आयु थी वो तय कर दी थी। लड़की की आयु 14 वर्ष थी और लड़के की आयु है वो 18 वर्ष थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये होता कि 1824 तक इसका कोई अधिवेशन नहीं होता है, इसलिए ये संस्था है वो थोड़ी शिथिल पड़ जाती है और उसके बाद है वो इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो शून्य हो जाती है। तो राजस्थान के 9 रियासतों ने तो ये कहा था कि इस सभा को है वो समाप्त कर दिया जाए, लेकिन एजेंट टू गवर्नर जनरल का मानना था कि इस संस्था को है वो अभी भी जीवित रखा जाए। तो सेंटेंस के रूप में ये आ सकता है कि जो वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा थी, वो देश हितैषणी सभा के अनुकरण में बनी थी, तो ये सेंटेंस सही होगा। और 1924 तक आते-आते यह संस्था थोड़ी शिथिल हो गई थी, तो ये भी सेंटेंस सही होगा। क्योंकि आरपीएससी आजकल कथन के रूप में क्वेश्चन पूछ रही है कि कथन 1, कथन 2 और पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। अगर हम ब्रीफ में वापस दोनों सभाओं की बात करें, तो 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना होती है और ये जो सभा की स्थापना है वो महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें वो राजपूतों में बहुविवाह, त्याग की राशि थी उसको, और जो आवश्यकता से अधिक धन खर्च किया जा रहा है उसको सीमित किया गया। इसके बाद मार्च 1888 में कर्नल वाल्टर के नेतृत्व में अजमेर में एक सभा का आयोजन होता है और 22 फरवरी 1889 को अजमेर में इसे कर्नल वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा नाम दिया जाता है। इसमें प्रत्येक रियासत से एक अधिकारी, एक चारण और एक है वो जागीरदार को बुलाया गया था और उनको मद्देनजर रखते हुए इनमें है वो ये नियम बनाए गए थे। और 1924 तक आते-आते ये संस्था वो थोड़ी शिथिल हो गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बांसवाड़ा, भरतपुर और धौलपुर इन रियासतों के द्वारा इस सभा में भाग नहीं लिया गया। अब हम बात करेंगे सर्वहितकानी सभा के बारे में। 1907 में स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल और श्रीराम मास्टर के द्वारा सर्वहितकानी सभा की स्थापना हुई थी। और ये जो सर्वहितकानी सभा थी उस समय है वो बीकानेर राज्य इसी संस्था के नेतृत्व में चूरू में है वो कई कन्या पाठशालाएं खोली गई थी और कई पुस्तकालय भी खोले गए थे। और दलितों के उत्थान के लिए इस संस्था के नेतृत्व में कन्या पाठशालाएं भी खोली गई थी। यानी कि जो आप कबीर पाठशाला और कन्या पाठशालाएं देखेंगे वो है वो दलितों के उत्थान के लिए है वो चूरू में सर्वहितकानी सभा के नेतृत्व में ही खोली गई है। तो सर्वहितकानी सभा के बारे में अगर सेंटेंस आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल और श्रीराम के द्वारा हुई थी। यानी गोपाल, कन्हैया, श्रीराम तीनों भगवान के नाम है, तो आपको ये कीवर्ड ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ये एक सेंटेंस आ सकता है कि ये संस्था है वो आर्य समाज के विचारों से प्रेरित थी, तो ये भी सेंटेंस सही होगा। तीसरा आएगा कि अपने राजनीतिक कार्यों के लिए है वो ये चूरू की कांग्रेस कहलाती है, तो ये भी सेंटेंस सही होगा। और चौथा होगा कि सर्वहितकानी सभा के नेतृत्व में कन्या पाठशाला और कई पुस्तकालय खोले गए, तो ये भी सेंटेंस सही होगा। तो मतलब जिस हिसाब से आरपीएससी ट्रेंड चेंज कर रही है वो क्वेश्चन है वो इसी हिसाब से आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें वीर भारत सभा के बारे में, तो 1910 में केसरी सिंह के नेतृत्व में है वो इस सभा की स्थापना हुई। और इस सभा का प्रमुख उद्देश्य था कि राजस्थान के सभी वर्गों को है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना। यानी कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो केसरी सिंह थे उनकी जन्मभूमि शाहपुरा थी और इनकी जो कर्म भूमि थी कोटा थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई है, तो केसरी सिंह बारट है और इसमें है वो विजय सिंह पथिक का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो वीर भारत सभा से रिलेटेड आपको 2 व्यक्तियों के नाम याद होने चाहिए, विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारट। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों में है वो अधिक से अधिक लोग भाग लें। इससे पहले है वो 1904 में वीर सावरकर के नेतृत्व में है वो अभिनव भारत समाज की स्थापना हुई थी, जो भारतीय स्तर पर थी और इसी की प्रांतीय शाखा है वो मानी जाती है ये। क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण ये जो संस्थाएं थी, जो कि वीर भारत सभा है और अभिनव भारत सभा, ये एक प्रकार की गुप्त संस्थाएं थी।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके द्वारा है वो गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया जाता है। सेंटेंस के रूप में आपसे ये पूछा जा सकता है कि वीर भारत सभा के नेतृत्व में राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, तो ये सेंटेंस सही होगा। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये एक प्रकार का गुप्त संगठन था, तो ये भी सही होगा। तो मतलब मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से आरपीएस अपनी अप्रोच चेंज कर दी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में कोटा में केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई है और इसके द्वारा है वो राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों को नेतृत्व किया गया था। वर्तमान में यानी कि जो रूस का जार निकोलस द्वितीय था, उसको भी वहाँ के जो मेंशेविक और बोल्शेविक दल के जितने भी लोग थे, उनके द्वारा है वो उसको बुलेटिन पर चढ़ा दिया गया था। तो आप तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह हो, आप इतनी बड़ी तोप नहीं हो कि मतलब हमारे विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको नहीं देख पाओ। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो गीत है, वो भंवरलाल सोनकार के द्वारा गाया गया था और बिजोलिया और बेंगो आंदोलन थे, उनको जो है वो बोल्शेविक क्रांति यानी कि जो रूस की क्रांति है, उससे भी है वो भंवरलाल सोनकार ने जोड़ा था। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।